हेलो बच्चों, माय नेम इज़ रचना सिंह और अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी की। ये पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर का, उसका सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर ये टॉपिक आपके किसी भी सिलेबस में है तो आप यहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम फोकस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का, उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है उसमें बायोमॉलिक्यूल्स का। तो हम उसमें देखेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि इस यूनिवर्स में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। जब हम विज्ञान शुरू करते हैं तो हम यहीं से शुरू करते हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो लिविंग थिंग्स क्या हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं, है ना। हम यहीं से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो लिविंग थिंग्स का मतलब बचपन में हमें पढ़ाया जाता है कि जिनमें जान होती है, जो चलते फिरते हैं, जिनमें मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये सारी प्रोसेस होती हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जो अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव ऑन नहीं करते, जो खाना नहीं खाते हैं, सांस नहीं लेते हैं, उन सारी चीज़ों को हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो हम लिविंग थिंग्स में कोई भी एक टिश्यू ले लेते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं हम। और लिविंग थिंग्स में जैसे हम मिट्टी की बात कर लें, है ना, तो क्या डिफरेंस है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। इन दोनों में ही, चाहे वेजिटेबल्स का आप कोई टिश्यू ले लो, चाहे आप मिट्टी ले लो, इनमें जो कंपोनेंट्स पाए जाएंगे वो एक ही कंपोनेंट्स पाया जाता है, मतलब सेम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट, यही पाए जाएंगे लिविंग थिंग्स में और यही नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाए जाते हैं। तो फिर अंतर क्या है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में जो अंतर होता है वो होता है इसके फॉर्म का, मतलब किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, मतलब कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में पाए जा रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में पाए जा रहे हैं। इस चीज़ का डिफरेंस होता है कि ये मतलब लिविंग थिंग्स में पाए जा रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जा रहे हैं। जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है तो इसमें ओनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। और जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जैसे लिपिड हो गया, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गए, हमारा न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमारे सेल में पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, मतलब अगर हम बात करें प्लांट एनिमल सब में हम मिला करके बात कर रहे हैं तो जैसे नाइट्रोजन हो गई, उसके अलावा ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गई। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, यहाँ पे भी SiO2 पाया जाता है, यहाँ पे भी बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में पाई जाती हैं। सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं लेकिन उनका फॉर्म जो होता है इनऑर्गेनिक होता है और लिविंग थिंग्स में वो ऑर्गेनिक फॉर्म में पाई जाती हैं। ओके, तो देखो मैं आपको एक सेल बना के बताती हूँ, है ना। जैसे हम एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं, ये चीज़ें मैं आपके समझाने के लिए बता रही हूँ, तो आप मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे लिखना और राइटिंग में बहुत फ़र्क होता है, ऑनलाइन लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हम बात करें कि जैसे ये सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, यह सेल मेम्ब्रेन होती है तो वो लिपिड और प्रोटीन बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस भी लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं वो भी किससे मिलके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, है ना।
अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, किसी भी ऑर्गेनेल्स की बात करें, तो उनमें वही सारी लिपिड, वही प्रोटीन पाया जाएगा, वही और मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वही कार्बोहाइड्रेट, वही लिपिड, वही प्रोटीन, वही न्यूक्लिक एसिड, यही कंपाउंड्स होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स फाउंड इन ए सेल आर बायोमॉलिक्यूल्स। मतलब जो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हमारी सेल में पाए जाते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम भी पाया जाएगा, यहाँ पे सोडियम भी पाया जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम भी पाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे सेल में पाई जाती हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हम बायोमॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है और एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स होता है। मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज, और माइक्रो मतलब छोटा, सिंपल। तो बायोमॉलिक्यूल्स के बेसिस पे, मतलब जो इनका वेट होता है, अगर 18 डाल्टन से 800 डाल्टन के बीच होता है तो इसे हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और अगर इनका वजन ग्रेटर देन 1000 होता है या 800 से ज़्यादा होता है तो इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स में कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से माइक्रो और माइक्रोमॉलिक्यूल्स डिवाइड होते हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि मैक्रो और माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो जैसे देखो, हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है हमने, पॉलीसैकेराइड्स। तो ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, स्टार्च हो गया, सुक्रोज हो गई, तो ये सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन इन्हीं का सिंपल वर्जन क्या हो गया, ग्लूकोज, हमने पढ़ा है ना। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना। इसी तरह से अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगी, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये किससे मिलके बनी होती है, एमिनो एसिड से। तो ये हो गया मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये हो गया मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये हो गया माइक्रोमॉलिक्यूल्स। इसी तरह से लिपिड हो गई, उसमें फैटी एसिड पाए जाते हैं, ग्लिसरॉल पाया जाता है, वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हो गया। उसी तरह से मतलब न्यूक्लिक एसिड हो गए, डीएनए आरएनए हो गए, जो कि मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, और इनका जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। लिपिड की कहानी थोड़ा सा चेंज है, इसे मैं आपको आगे बताऊंगी कि लिपिड है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट तो है ज़्यादा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इसका लेस देन 800 होता है, लेकिन ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स है कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, इसको हम इस क्लास के ख़त्म होते तक आपको क्लियर कर देंगे। फिर आप खुद ही बताइएगा कि ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स है कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। फिलहाल हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को मैक्रोमॉलिक्यूल्स में रखते हैं और बाकी चीज़ों को हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स में रख लेंगे, क्योंकि लिपिड का जो वेट होता है 800 से कम होता है। ठीक है, ओके। तो हम इसकी केमिकल एनालिसिस कर लेते हैं, किस तरीके से मैक्रो और माइक्रो का डिवाइडेशन होता है। ठीक है, हम गांव की जो सिंपल भाषा होती है उसके तरीके से बात करेंगे। तो जैसे हम अगर कहें तो हम एक ये हमने क्या ले लिया, आप मतलब इसका एक जो सेक्शन होता है आप उसको ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बहुत सिंपल बात करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बात करेंगे। तो हम कह देंगे कि ये ये कुंडी शीट होती है जिसमें मतलब डाल करके और हम लोग मतलब घर में मम्मी लोग मसाला कूटते हैं या बाकी चीज़ें, तो हम उस तरीके से कंसिडर करते हैं कि ये कूटने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप एक टिश्यू को रख दो। ओके, क्या रख दिया हमने, टिश्यू रख दिया, है ना। और यहाँ पे सिंपल ऐसे अकेले नहीं कूटना है, हम यहाँ पे केमिकल भी डालेंगे, उसका नाम होगा
Cl3COOH मतलब ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड को हम इसमें डालेंगे और इसमें हम बायोमोलिक्यूल्स को मिला दें, मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं या टिश्यू, हम कहें कि टिश्यू को हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम कूट देंगे। कूट दिया, कूट देंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में, मतलब कुछ छोटे बड़े पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब हम एक कुछ ले लेते हैं, मान लो सिंपल सा बर्तन ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, उसमें हम एक छलनी लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको इसमें डालो। इसमें डालेंगे तो कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसी में रह जाएंगे और कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे जो नीचे आ जाएंगे। जैसे हम चाय बनाते हैं तो हम पानी में शक्कर डालते हैं और पत्ती भी डालते हैं, तो शक्कर जो होती है वो चाय के साथ घुल जाती है, मिल्क और पानी के साथ, तो वो नीचे चली जाती है छन्नी के और चाय पत्ती ऊपर ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो लार्ज मॉलिक्यूल से बड़ा है और शक्कर तो घुल गई है तो वो नीचे चली गई। इसी तरह से दो आ जाएंगे, तो जो नीचे आ गया उसे हम फिल्ट्रेट का नाम दे देंगे और जो ऊपर रह गया उसे हम बोलेंगे रिटेंटेट। ठीक है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स जो नहीं गए नीचे, इसका मतलब ये है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स है, और जो नीचे चले गए इसका मतलब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। तो यहीं से डिसाइड हो जाता है कि कौन स्मॉल मॉलिक्यूल्स है और कौन लार्ज मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये इतना सुंदर सा डायग्राम बनाया था और आपका ये डायग्राम बिगड़ गया, मैं आपको बना देती। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएंगे वो 4 मॉलिक्यूल्स आएंगे बेसिकली। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और चौथा कौन सा आएगा? चौथा आएगा न्यूक्लिक एसिड। इतने यहाँ आ गए और बाकी यहाँ चले गए। अभी तो मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 800 से कम होता है। इस बेसिस पे उसको माइक्रोमोलिक्यूल्स में रखे थे, लेकिन ये यहाँ पे ऊपर कैसे रह गया रिटेंटेंट में? एक मिनट, हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं। देखिए, तो हमने देखा कि रिटेंटेंट में 4 चीज़ें आ गई। एक रह गया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है 800 से। कार्बोहाइड्रेट का भी, मतलब पॉलीसैकेराइड का भी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। प्रोटीन जो है उसका भी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो ये तीनों तो हमने कंसिडर कर ली, लेकिन लिपिड जो था उसका मॉलिक्यूलर वेट तो कम था 800 से, और इसको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स में रखे थे, है ना, माइक्रोमोलिक्यूल्स में रखे थे। लेकिन ये रिटेंटेंट में क्या कर रहा है? देखो, हमने बनाई सेल लिया है ना हमने। सेल होती है बाइलेयर और लिपिड पाया जाता है इसी बाइलेयर में, है ना। किस तरीके से? ये हो गई उसकी मुंडी और हो गए उसके पैर, है ना। तो ये जो एरिया होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, और जो नीचे का एरिया होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, है ना। तो हाइड्रोफिलिक एरिया हो गया और हाइड्रोफोबिक एरिया हो गया। तो ये किस तरीके से अरेंज रहते हैं? जैसे लिपिड बाइलेयर है तो बाहर के साइड इसका हेड पार्ट होता है और अंदर के साइड टेल पार्ट होता है। मतलब सर पे मतलब पानी चलेगा लेकिन पैरों में पानी नहीं चलेगा। पैर बिल्कुल हमें अपने छिपा के रखने हैं, हमें पानी से डर लगता है। तो इस तरीके से अरेंज रहते हैं। जब हमने कूटा इसको, जब हमने कूटा था तो इस तरीके से ये लिपिड के छोटे छोटे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस तरीके से छोटे छोटे कण आ जाएंगे, है ना। अब चूंकि ये लिक्विड उसमें डले हुए हैं, जब जो एरिया है बाहर का वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक है।
तो हाइड्रोफोबिक जो टेल, मान लो इस तरीके से अरेंज है, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से अरेंज है ये सारी चीज़ें, तो हम करेंगे क्या, जो हेड पार्ट है वो बाहर की तरफ रह जाएगा और जो टेल पार्ट है वो इस तरीके से, तो ये आपस में अरेंज हो करके और एक माइसलीज का फॉर्मेशन कर लेंगे। मतलब हेड पार्ट बाहर की तरफ रख लेंगे और जो टेल पार्ट है अंदर की तरफ और एक गोला बना लेंगे। मतलब बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स एक साथ एक जगह पे सेपरेट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, एक लिपिड मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, तो इस लिपिड का जो साइज होगा वो लार्ज होगा, है ना, लार्ज हो जाएगा। फास्फोलिपिड वगैरह भी पाए जाते हैं, तो इसमें लार्ज साइज का आ जाएगा। तो जब ये लार्ज साइज का हो जाएगा तो डेफिनेटली वो फिल्ट्रेट में नहीं जाएगा, वो किस में रह जाएगा, रिटेंटेट में रह जाएगा। इसलिए ये रिटेंटेट में रहता है, लेकिन है ये माइक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 से कम है। तो हम लिपिड को माइक्रोमोलिक्यूल्स में रखेंगे रेदर देन माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्लियर? तो हम माइक्रोमोलिक्यूल्स में रखेंगे कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और डीएनए मतलब डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड को। ये तीनों माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। और माइक्रोमोलिक्यूल्स में मोनोसेकेराइड्स आ जाएंगे, लिपिड आ जाएगा, एमिनो एसिड्स आ जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, अब समझ में आया बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, कौन सा माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है। और लिपिड जो कि रिटेंटेंट में रह गया था, फिल्ट्रेट में नहीं गया था, इसके अकॉर्डिंग तो इसे माइक्रोमोलिक्यूल्स होना चाहिए था, लेकिन वो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्यों नहीं है, क्यों वो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 से कम होता है। क्लियर? आगे चलें। ओके, नेक्स्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिख दिया है कि जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 से कम होता है। ये एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है। क्यों? क्योंकि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है, उसमें फॉस्फोलिपिड भी होता है। और मैंने आपको बताया कि लिपिड जो होता है उसमें एक पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, दूसरा एक पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, हेड पार्ट, टेल पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। जो पार्ट मतलब टूटते हैं तो आपस में सर्कल के तरीके से अरेंज हो जाते हैं, जिस वजह से लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होता है वो लार्ज साइज का हो जाता है और रिटेंटेंट में रह जाता है, फिल्ट्रेट में नहीं आता है। क्लियर हो गया? ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है, होप सो कि विजुअल हो, और अगर नहीं विजुअल हो तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि जो एक होता है बायोमोलिक्यूल्स में, एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरा होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, माइक्रो का मतलब है कि जो 1000 से कम डाल्टन का होता है उसे माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अगर हम एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये डाटा 1000 नहीं 800 लिखा हुआ है, इन जनरल हम 1000 कंसीडर करते हैं। और ये वैसे इसको 18 से 800 डाल्टन के बीच रखा जाता है, जनरली हम 1000 मानते हैं। ये एनसीईआरटी का डाटा है। और ये मतलब 1000 से ज़्यादा होंगे तो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है, और ये एसिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये एसिड में सॉल्युबल हो जाते हैं, मोस्टली एसिड सॉल्युबल होते हैं। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ये पॉलीमर हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के पॉलीमर फॉर्म होते हैं। इसका जैसे साइटोप्लाज्मिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें हम लिख भी सकते हैं कौन सा, एमिनो एसिड लिख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स लिख सकते हैं, इसमें हम मोनोसेकेराइड्स लिख सकते हैं, ये सारे इसमें आएंगे। और यहाँ पे लिपिड भी आएगा। और लेकिन लिपिड जो होता है एसिड इनसॉल्युबल होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे प्रोटीन आएगा, न्यूक्लिक एसिड आएगा, पॉलीसेकेराइड्स आएगा, और जो लिपिड यहाँ पे नहीं आएगा। लिपिड यहाँ पे मैंने बस इसलिए लिखा है क्योंकि ये मतलब इनसॉल्युबल होता है, किसमें, एसिड इनसॉल्युबल होता है। अभी मैंने जो आपको रिएक्शन केमिकल रिएक्शन करके बताई। ठीक है, ये एक मतलब जैसे इसमें इसके अकॉर्डिंग इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें
बाकी आप देख लीजिएगा जो भी है, हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स में जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है उनका साइज स्मॉल होता है, माइक्रो जो होता है लार्ज होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। कितना होगा इसका लो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब 18 से लेके 800 डाल्टन तक होगा, और लार्ज का मतलब है ग्रेटर देन 800 होगा या फिर ग्रेटर देन 1000 हम लिख सकते हैं। इसके अलावा ये सॉल्युबल होते हैं किसमें? एसिड में या इंटरसेल्युलर फ्लूइड में। ये इनसॉल्युबल होते हैं, और इसके एग्जांपल में इनऑर्गेनिक चीज़ें भी हैं, बट हम इसमें अपने अकॉर्डिंग एमिनो एसिड कह सकते हैं। इसमें हम ग्लूकोज कह सकते हैं, लिपिड आता है माइक्रोमोलिक्यूल्स में, और न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। इधर साइड पॉलीसैकेराइड आएगा, पॉलीसैकेराइड्स के अलावा यहाँ पे प्रोटीन आएगा, इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स आएंगे। ओके, ठीक है। अब देखो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं ये सारे, इसमें इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है ये आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।